नमस्कार। अगर आप एचटेट, सीटेट, हरियाणा सीईटी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को तेज़ तर्रार फराटेदार बनाना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए मेरे साथ। आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, अपनी हिस्ट्री की क्लासेस को और आगे बढ़ाएँगे। इससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बाद का काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, ये सभी पढ़ लिए हैं। अब हम गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, यानी गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मौर्यों के पश्चात सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए कि मौर्यों ने भारत को एकजुट करने का काम किया। ऐसा ही कार्य गुप्तों ने किया। भारत की राजनीति को एकजुट करने का कार्य गुप्तों ने भी किया। दो वंश ऐसे हुए जिन्होंने भारत को एकजुट करने का कार्य किया। नंबर 1 पर था मौर्य वंश और नंबर 2 पर था गुप्ता वंश। नंबर 2 पर था गुप्ता वंश। देखिए, जैसे-जैसे मौर्य वंश का पतन होता चला गया, अब कोई चीज़ किसी चीज़ की शुरुआत होती है, वो अपने पीक पर होती है, फिर धीरे-धीरे वो डिक्लाइन मोड में भी जाती है। तो ऐसे ही मौर्य चले गए। मौर्यों के बाद का हमने काल पढ़ा, कुछ छुट-पुट राजा हुए थे छोटे-छोटे, जैसे चोल, चेर, वो शक और वे चालुक्य वंश थे, वो हमने पढ़े थे। अब इसके बाद का पीरियड गुप्ता डायनेस्टी का है। इसके बाद का शासन गुप्तों का है। आज हम गुप्तों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मौर्यों के शासन के पतन के पश्चात कुषाण वंश, जो हमने पहले पढ़ा था, कुषाण वंश और जो सातवाहन वंश थे, ये ब्राह्मण वंश थे, जो सातवाहन वंश, ये अपने भारत के राज्य पर पूर्ण रूप से अधिकार नहीं कर पाए थे। कुछ समय के लिए रहे, शासन किया, फिर कुछ अयोग्य राजाओं के कारण इनके वंश का पतन होता चला गया। कुषाणों और सातवाहनों के बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी का उदय हुआ, जो गुप्ता डायनेस्टी थी। इस गुप्ता डायनेस्टी में क्या हुआ, मौर्य अपना शासन कर रहे थे, धीरे-धीरे उनका पतन हो गया, कुछ छोटे-छोटे राजा हुए, उन्होंने शासन किया। लेकिन जो गुप्त थे, उनमें एक राजा था, एक सामंत व्यवस्था हुआ करती थी, जैसे सामंत होते थे, तो उनमें एक श्रीगुप्त हुआ करता था। उसने ना अपने शासन को अपने बल पर चलाने का प्रयास किया, लेकिन वो था और राजाओं की तरह। उसको भी जो पूरे भारत का राजा था, जो जैसे मौर्य वंश का राजा है, उसकी बातों को मानकर अपना शासन चलाना होता था। परंतु श्रीगुप्त ने क्या सोचा कि मैं अपना शासन अपने अकॉर्डिंग चलाऊँगा। अपने एरिये के अंतर्गत ही उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए कि उस एक पर्टिकुलर एरिये की जनता उसकी बातों को फ़ॉलो करने लगी, उसकी बातों को मानने लगी। धीरे-धीरे जो ये मतलब बातों को मानने की जो प्रथा थी, ये थोड़ा और बढ़ी। तो गुप्त वंश में सॉरी तो गुप्त वंश के जो सबसे पहले शासक थे श्रीगुप्त, इन्होंने अपनी एक थोड़ी-सी टेरिटरी बनाई थी। कितनी सी? एक थोड़ी-सी टेरिटरी बनाई थी और उसी के अंतर्गत अपना शासन चलाया था। और उसके पश्चात इसका पुत्र हुआ था घटोत्कच। इसने थोड़ा राज्य और विस्तृत किया था। मतलब पूर्ण रूप से तो ये राजा नहीं बना था, पूरे राज्य पर तो इसने अधिकार नहीं जमाया था, लेकिन ये अपने आप पर इंडिपेंडेंट होकर अपना शासन चलाने लगे थे, अपने आप को स्वतंत्र महसूस करने लगे थे। तो ऐसे ही अपने प्रयासों से घटोत्कच ने अपने इस छोटे से साम्राज्य का और ज़्यादा विस्तार किया। ऐसे विस्तार करते-करते हम चंद्रगुप्त प्रथम के शासन तक पहुँच गए। ये इनके वंशज थे, अपना प्रयास करते रहिए, अपने दादा को देखते रहे, अपने पिता को देखते रहे और इसके अंदर स्टार्टिंग से ही मतलब इसके माइंड में ये फीड होता चला गया कि मुझे अपने राज्य का विस्तार करना है, अपने आप को क्या बनाना है, अपने एक पूरा साम्राज्य तैयार करना है। तो चंद्रगुप्त जो प्रथम था, इसी को ही गुप्त वंश का वास्तविक और स्वतंत्र संस्थापक कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने एक छोटे पर्टिकुलर एरिया पे काम किया, इसने थोड़ा और बढ़ाकर काम किया। एक पूर्ण स्वतंत्र रूप से इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। ये सिर्फ महाराजा तक रहे और इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में सुनिए, इन्होंने श्रीगुप्त ने स्थापना की और घटोत्कच ने शासन को और आगे बढ़ाया क्योंकि इसका वंशज था। और फिर जो असली संस्थापक और स्वतंत्र राजा हुआ, वो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था। ये कौन था? ये चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त, इसने शासन किया। समुद्रगुप्त के पश्चात मतलब ये जो समुद्रगुप्त थे, ये अपने पिता से ज़्यादा प्रभावित हुए, तो इसने अपने
पुत्र का भी नाम चंद्रगुप्त द्वितीय रख दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के पश्चात स्कंदगुप्त आया था। ये गुप्ता डायनेस्टी के जो बहुत ही मेन और मुख्य राजा हैं, उनके बारे में हम एक एक करके इनके इम्पोर्टेंट बातें हैं वो पढ़ेंगे। जो स्टार्टिंग के दो हैं वो इनको इतना ही देखेंगे कि इन्होंने नींव बनाई, जो बेस तैयार किया गुप्ता डायनेस्टी का, वो श्रीगुप्त और घटोत्कच ने तैयार किया। बाकी फिर आगे अपने साम्राज्य का विस्तार करते गए, अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते चले गए, जनता के संरक्षक मानते चले गए और अपना साम्राज्य बढ़ाते चले गए। तो इसीलिए चंद्रगुप्त प्रथम जो है, इसको प्रथम और वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो चलो एक एक करके हम इनको अब पढ़ते हैं। श्रीगुप्त और घटोत्कच के बारे में इतना ही। अब देखते हैं सबसे पहले स्वतंत्र और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। इनका उदय तीसरी शताब्दी के लास्ट में हुआ था, तीसरी शताब्दी के अंत में इनका उदय हुआ था। तो पहले हम चंद्रगुप्त के बारे में जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं वो लिखते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और फिर हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका शासनकाल था 319 से लेकर 335 तक। जो गुप्त था, श्रीगुप्त, उसका था 240 से लेकर 280 तक, और घटोत्कच था 280 से लेकर 319 तक, और फिर ये 319 से 335 तक इसका शासन रहा। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसने एक संवंत चलाया, संवंत जिसको गुप्त संवंत कहते हैं, 319-20 में। और इसी ने क्या किया, लक्ष्मी कुमार देवी से विवाह किया। इसकी पत्नी थी कुमार देवी, उससे विवाह किया और उसके नाम की स्वर्ण मुद्राएं चलाई। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देखिए। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक और स्वतंत्र राजा हुआ, स्वतंत्र संस्थापक इसको हम कह सकते हैं। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। जो श्रीगुप्त और घटोत्कच थे ये महाराजा तक ही सीमित रहे, ये महाराजा से आगे अपनी जो डेंसिटी थी उसको नहीं बढ़ा पाए। अपने आप के जो एक प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें इनका पद महाराजा तक ही रहा। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी उपाधि महाराजाधिराज, यानी कि जो राजाओं का भी राजा है, महाराजाधिराज, उसकी उपाधि धारण की थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि किस गुप्त शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसने एक संवंत भी चलाया था, उस संवंत का नाम था गुप्त संवंत। ये कब चलाया था, 319 से लेकर 320। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको वही करवाऊंगी सिर्फ। तो गुप्त संवंत की स्थापना हुई थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने करी थी। 319 से लेकर 320 में इसने गुप्त संवंत की स्थापना की थी। और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया था, ये कौशाम्बी यूपी के आसपास था। ये गुप्त साम्राज्य मध्य भारत में फैला था, और मेनली यूपी के आसपास का राजा मतलब यूपी के आसपास का क्षेत्र, जो प्रयाग है ना, जहाँ पर महाकुंभ का मेला है, तो उसके आसपास इनका शासन फैला हुआ था। वहां पर जो प्रयाग है यूपी के आसपास, इनका शासन फैला हुआ था। तो इसने ना जो उत्तर भारत के जो ऊपरी क्षेत्र में है लक्ष्मी वंश था, उसकी एक राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। और उस समय उसने उसके नाम की स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। उस समय ये बहुत बड़ी बात थी, अपनी पत्नी के नाम पर स्वर्ण मुद्राएं चलाना। तो जो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी कुल की जो कुमार देवी थी, उसके साथ विवाह किया और उसके नाम की स्वर्ण मुद्राएं चलाई। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में,
तो ऐसा कौन-सा गुप्त राजा था जिसने अपनी पत्नी के नाम पर स्वर्ण मुद्राएँ चलाई? तो इसकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। ये लक्ष्मी वंश है उससे संबंधित थी और जो इनके पुत्र थे समुद्रगुप्त, इसको लक्ष्मी दोहित्र कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी दोहित्र किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त आएगा। और कुमार देवी इसकी पत्नी थी और इसने स्वर्ण मुद्राएँ इसके नाम पर चलाई थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में एक बार फिर से कुछ बातें देखिए। नंबर 1, इसका शासनकाल है 319 से लेकर 335 तक। 319 से लेकर 335 तक है। इसको प्रथम और वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो मैंने आपको एक एक्सप्लेन कर दिया स्टोरी के थ्रू। मतलब इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसने राजाओं का भी राजा जो होता है उसका नाम अपने नाम पर लिया था। इसने एक गुप्त संबंध चलाया था 319 से 320, वेरी इंपॉर्टेंट। इसने लक्ष्मी वंश की कुमार देवी थी उसके साथ विवाह किया और उसी के नाम पर उसकी स्थिति अच्छी करने के लिए, महिलाओं की स्थिति उचित करने के लिए, मतलब उच्च स्तर पर ले जाने के लिए इसने स्वर्ण मुद्राएं उत्कीर्ण करवाई थी। तो यही बातें इसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतना ही था। उसके बाद बताइए कौन आया था? चंद्रगुप्त के प्रथम के पश्चात आया था समुद्रगुप्त। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मौर्य साम्राज्य के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा था। सम्राट अशोक एक बहुत शक्तिशाली राजा हुआ था। अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार उन्होंने किया था। तो कुछ ऐसा ही था समुद्रगुप्त के बारे में भी। इसने भी अपने राज्य को काफी विस्तृत किया। एक बार देखिए, अब देखिए हम चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ चुके हैं। उनके पुत्र हुए हैं समुद्रगुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अपने पिता से प्राप्त साम्राज्य को और ज्यादा विस्तृत किया। इतना ज्यादा विस्तृत किया कि इसने पूरे भारत पर ही अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। इसने उत्तर के 9 राजाओं और दक्षिण के 12 राजाओं को अपने साम्राज्य के अधीन करके अपने साम्राज्य का पूर्ण विस्तार किया। इसलिए किसने किया? समुद्रगुप्त ने। और जो दक्षिण क्षेत्र में विजय प्राप्त की थी उसको कालिदास ने धर्म विजय कहा था। किसने कहा था? कालिदास ने। समुद्रगुप्त के समकालीन थे कालिदास, तो उसने किसने कहा था? धर्म विजय। जब इसने 12 राजाओं को हराकर, दक्षिण के 12 राजाओं को हराकर अपने अंडर ले लिया था
तो इसको कालिदास ने धर्म विजय कहा था। इसने उत्तर के 9 और दक्षिण के 12 राजाओं को अपने अधिकारक क्षेत्र में ले लिया था। उसके बाद देखिए अपने अधिकारक क्षेत्र में ले लिया था, इसने अपने अधिकारक क्षेत्र में लेकर उनको क्या ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी, मतलब ग्रहण किया, ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण किया मतलब उसके शासन को अपने अधीन किया, फिर उसको मुक्त भी किया और फिर उस पर अनुग्रह भी किया। ऐसे जैसे 9 राजा और 12 राजा, उनको ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति की पालना की, मतलब राजा ने अपने अंडर ले लिया उनके शासन को, राज्य वही करेंगे लेकिन एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट में कर बांध दिया और वो कर उस राजा को, समुद्रगुप्त को आकर देंगे। वो वहां ना जाकर देखेगा, ना वहां शासन के बारे में देखेगा, सिर्फ क्या करेगा, जाएगा, कर लेकर आएगा और अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। अपनी जो वंशावली है उसको बढ़ाने के साथ साथ अपनी प्रतिभाओं को भी विकसित करेगा। और ये जो है इनको कविराज की उपाधि दी गई है, साथ ही साथ इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि किस राजा को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो समुद्रगुप्त को वीणा बजाने का बहुत शौक था, तो इसको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इसने कविराज की उपाधि भी धारण की थी। इसने प्राक्रमांक, व्याघ्र प्राक्रमांक और अप्रतिरथ की उपाधियां ये अपने शासन के विस्तार के कारण ली थी। इसने ना जो हिंदू धर्म का एक प्रमुख है, विष्णु देवता का वाहन है गरुड़ चिन्ह भी बनवाए थे। और इसने जो अपना साम्राज्य अधीन कर लिया था, ये सर्व कराधान और प्राणागमन और आज्ञाकारण, इन नीतियों का पालन किया था। और ये क्या करता था, जो ये छोटे-छोटे राजा होते थे इनको अपने अंडर में लेकर उनसे वो या तो स्वयं निवेदन करके अपने आप उनके शासन में मिल जाते थे इसके कोप से बचने के लिए, या अपनी कन्याओं का विवाह कर देते थे, या फिर उद्भेदक मतलब अनुद्भेदक यानी कि खुद उनको शासन चलाने के लिए कह देता था। तो इसने अपनी विस्तारवादी नीति को कैसे फैलाया था? इसने अपनी विस्तारवादी नीति को फैलाने का प्रयास किया। इसने उत्तर के 9 राजाओं को और दक्षिण के 12 राजाओं को अपने अधीन कर लिया था, युद्ध वगैरह करके हराकर अपने अंडर में ले लिया। तो जब इन्होंने दक्षिण पर 12 राजाओं पर विजय प्राप्त की, तो कालिदास ने इस विजय को धर्म विजय कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसने क्या किया, सर्व करदान, प्राणागमन और आज्ञाकारण, ये नीतियां अपनाकर इन छोटे-छोटे राजाओं को छोड़ दिया, मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई और वहां से कर लेकर अपने साम्राज्य के उत्थान के लिए कार्य करता रहा। और इसको किसकी उपाधि धारण की अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए? इसने व्याघ्र प्राक्रमांक और अप्रतिरथ की उपाधियां धारण की। इसने गरुड़ चिन्ह बनाया, जैसे कोई मयूर बनवाएगा, कोई नंदी के चित्र बनवाएगा, इसने गरुड़ के चित्र बनाए थे। इसके बारे में और भी कुछ बातें हैं, वो देखिए। समुद्रगुप्त विजेता होने के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ तथा विधा का संरक्षक भी था। इलाहाबाद के स्तंभ विलेख में उसको धर्म प्रचार बंधु, जबकि उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, उसके सिक्के उसे कविराज की उपाधि प्रदान करते हैं। किसकी उपाधि प्रदान करते हैं? कविराज की उपाधि प्रदान करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार लिख लीजिए, वीणा बजाते हुए कविराज धर्म प्रचार बंधु, ये उपाधि इसने धारण की। और वेरी इंपॉर्टेंट है, V.S. स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन कहा है। एक बार नोट से पढ़ते हैं इसके बारे में, स्टार्टिंग से सुनिए। गुप्त साम्राज्य 335 से लेकर 375 तक इसका शासन था। 335 से लेकर 375 तक इसका शासन रहा और इसने क्या किया, गुप्त साम्राज्य को सर्वाधिक विस्तार देने का कार्य किया। सर्वाधिक विस्तार देने का कार्य किया वो मैंने बता दिया कि 9 और 12 उन पर विजय प्राप्त की।
ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी हमें हरिशेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। समुद्रगुप्त ने उत्तर के 9 राजाओं और दक्षिण के 12 राजाओं को ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति से अपने अधीन कर लिया था। कालिदास ने जब दक्षिण पथ की विजय प्राप्त की 12 राजाओं को हराकर, तो इसको धर्म विजय कहा था, धर्म विजय की संज्ञा दी थी। और इसने आत्मनिवेदन मतलब इसने अपने कोप से राजाओं को कैसे छुटकारा दिया था। ये राजा आत्मनिवेदन करके इसके अधीन आ जाते थे, मतलब सम्राट के सामने स्वयं हाजिर हो जाते थे, या कन्योपनयन या अपनी कन्याओं का विवाह कर देते थे, या गुरुत्व भेदक अपने विषय या भक्ति के लिए शासनादेश प्राप्त करते थे। मतलब हम आपके अधीन काम करेंगे, आप जितना कर बोलेंगे हम आपको कर प्रदान करेंगे, जैसा आप बोलेंगे वैसा शासन करेंगे, हम आपके अधीन होकर हे राजन अपना शासन करेंगे। तो ऐसे वो उनको गुरु मानकर अपना शासन करते थे। तो गुरुत्व भेदक कैसे कैसे अपने अंडर में लेते थे, आत्मनिवेदन करके, अपनी कन्याओं का विवाह करके, आत्मनिवेदन, कन्योपनयन और गुरुत्व भेदक। आई होप ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। उसके बाद देखिए इसके उदाहरण है कि लंका के शासक मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूत मंडल भेजा था, और गायों का एक दूत मंडल भेजा था अपने वहां पर गायों का एक मठ बनाने के लिए। मतलब ये छोटे छोटे राजा थे, इनको इतनी अनुमति नहीं थी कि वे अपने वहां पर अपनी मर्जी से शासन कर सके, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग शासन चलाते थे। तो क्या किया इन्होंने, अपना जो श्रीलंका के जो लंका के शासक थे मेघवर्मन, इसने अपने एक दूत मंडल भेजा उपहारों सहित, ये आज्ञा लेने के लिए कि क्या हम वहां पर अपनी गायों का मठ बना सकते हैं। उसके पश्चात देखिए समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसके लिए व्याघ्र, पराक्रमांक, अप्रतिरथ और पराक्रमांक आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। समुद्रगुप्त विजेता होने के साथ साथ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त विजेता होने के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ और विधा के संरक्षक हुआ करते थे। इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है और इसने कविराज की उपाधि भी धारण की है। समुद्रगुप्त ने गुप्तों के राज चिन्ह गुरुड़ वाली तांबे की मुद्राएं चलाई। मैंने लिखा था गुरुड़ चिन्ह की तांबे की मुद्राएं चलाई हैं। और वी.एस. स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने इसको भारत का नेपोलियन कहा है, तो वी.एस. स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा है। आई होप जो समुद्रगुप्त के बारे में इंपॉर्टेंट बातें थी वो आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से रिवाइज करना, याद भी हो जाएंगी। आई होप याद हो गई होंगी, मैंने दो तीन बार रिपीट भी कर दी है। तो समुद्रगुप्त जैसे सम्राट अशोक था ना, वैसे ही विस्तारवादी राजा था। 9 और 12 धर्म विजय और व्याघ्र, पराक्रमांक, अप्रतिरथ, धर्म प्रचार, बंधु, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ मैं। ये मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिए, वो पॉइंट्स बता रही हूँ। धर्म प्रचार, बंधु, कविराज, वीणा बजाते हुए, गुरुड़ चिन्ह की मुद्राएं, और इसके साथ साथ क्या इसको क्या बताया गया है, भारत का नेपोलियन बताया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे समुद्रगुप्त के बारे में। इसके पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसके बारे में पढ़ते हैं। समझ तो आ रहा है ना आपको भाई, ये फैक्ट तो याद करने पड़ेंगे।
ये जो लिख रही हूँ इसकी उपाधियां हैं सारी। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले ऐसा माना जाता है कि रामगुप्त एक राजा हुआ करता था, वो अयोग्य राजा था। उसकी पत्नी थी ध्रुव देवी। इसने अपनी पत्नी को कुषाणों के अधीन कर दिया था और उन शकों के सॉरी अपने शकों को सौंप दिया था अपनी पत्नी को, और अपनी सत्ता से आरूढ़ होकर मतलब सत्ता से मुक्त होकर सत्ता भी दे दी, अपनी पत्नी को भी सौंप दिया और अयोग्य घोषित हो गया, ये अयोग्य साबित हो गया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इन्होंने क्या किया, जो ध्रुव देवी थी रामगुप्त की पत्नी, उसको छुड़ाकर, ऐसा माना जाता है, ऐसा अभिलेखों में लिखा गया है, चंद्रगुप्त ने उस ध्रुव देवी को छुड़ाकर उसके साथ विवाह करके और स्वयं सत्तारूढ़ हो गया था, यानी सिंहासन पर बैठकर अपने साम्राज्य का राजा बन गया था। ये बात है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। किसके बारे में है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय भी एक समुद्रगुप्त के पश्चात एक बहुत पराक्रमी राजा हुआ। समुद्रगुप्त ने तो कुछ एक उपाधियां धारण की थी, इसने अनेकों उपाधियां धारण की। सबसे इम्पोर्टेंट उपाधि है इसकी विक्रमादित्य। तो किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि धारण दी गई है चंद्रगुप्त ने। इसने चांदी के सिक्कों का प्रचलन बढ़ाया था। किसका? चांदी के सिक्कों का। जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसने अपनी पत्नी कुमार देवी के लिए क्या किए थे? सोने की मुद्राएं, स्वर्ण सिक्के चलाए थे। लेकिन इसने, जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसने चांदी के सिक्के चलाए थे। इसको विक्रमादित्य कहा जाता है, इसको शकारी भी कहा जाता है। शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात शकों को हराकर इसने ध्रुव देवी को जीत लिया था, तो इसलिए इसको शकारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शकारी कहा जाता है। इसको देवगुप्त, देवराज, देवश्री की उपाधि भी प्रदान की गई है। इसको विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत की उपाधियां भी प्रदान की गई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देखिए। सॉरी, विक्रमादित्य, शकारी, देवगुप्त, देवराज, देवश्री, विक्रमांक और परम भागवत की उपाधियां किसकी हैं? ये चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियां हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था ये भाई 400, एक मिनट, 380 से 412 था। ये मैंने लिखा नहीं? हाँ ये लिख रखा, सॉरी मैं भूल गई थी। तो इसका शासनकाल था 380 से 412। कब से कब तक था? 380 से लेकर 412 तक था। 380 से लेकर 412 तक था। इससे पहले समुद्रगुप्त था, उनका 335 से 375 तक था। इनका इससे मतलब 5 वर्ष कहाँ गए? 5 वर्ष मैंने वो देवगुप्त बताया आपको, उसकी पत्नी शकों को सौंप दिया था और उसको हराकर इसने ये राजा बन गया था। तो 5 वर्ष का टाइम उसका रहा था, इसलिए 380 से लेकर 412 तक चंद्रगुप्त द्वितीय रहा। इसने चांदी के सिक्के चलाए, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसको देवगुप्त, देवराज, देवश्री, शकारी क्यों कहा जाता है मैंने बता दिया, शकारी भी कहा जाता है, और विक्रमांक भी और ब्रह्म भागवत भी कहा जाता है। इनकी पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी और दूसरी राजधानी इन्होंने उज्जैनी को बनाया था। तो किसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी? उज्जैनी। उज्जैनी चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाई थी। और इन्हीं के समय में एक प्रमुख चीनी यात्री फाहियान इनके शासन काल में भारत आया था। जो फाहियान है ना, इन्होंने क्या किया, जिस समय इसका शासन हो रहा था, शासन व्यवस्था थी, जो भी प्रशासन जिस व्यवस्था से इसका चल रहा था, उन सब के बारे में लिखा कि भारत में ऐसा एक उचित शासन की प्रणाली है, महिलाओं की स्थिति अच्छी है, शूद्रों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, क्षत्रिय ये कार्य करते हैं, ब्राह्मणों की स्थिति उच्च है। ये सारी बातें बताई, यानी कि इनकी शासन व्यवस्था का वर्णन काफी अच्छे रूप से किया। मतलब इन्होंने बताया कि काफी अच्छा शासन प्रशासन चल रहा है। लेकिन इन्होंने अपने लेख में इसका नाम नहीं लिखा। किसने? फाहियान ने।
तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय एक चीनी शासक फाहियान था, वो भारत आया था और उसने इसके शासन के बारे में विस्तृत जानकारी दी, लेकिन इसका नाम का उल्लेख नहीं किया। एक बार फिर से सुनिए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। इसका शासन 380 से 412 तक था। चांदी के इसने सिक्के चलाए थे। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, शकारी की उपाधि धारण की थी, देवगुप्त, देवराज, देवश्री, विक्रमांक और ब्रह्म भागवत इसको कहा जाता था। साथ ही इसने पाटलिपुत्र के साथ साथ उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया। और फाहियान चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था। तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। और उसके शासन काल में ना 9 रत्न हुआ करते थे जो बहुत ही प्रमुख थे। क्या हुआ करते थे? 9 रत्न हुआ करते थे जो बहुत ही प्रमुख थे। उनके नाम सुनिए। कालिदास, धन्वंतरि, शणप, अमर सिंह ने एक पुस्तक लिखी थी अमरकोश। शंकु, बेताल, भट्ट, घटकपर, वार्यमहीर और वरुचि आदि रहते थे। कौन कौन थे? वरुचि आदि रहते थे। नवरत्न कालिदास, धन्वंतरि, शपणक, शंकु, अमर सिंह, बेताल, भट्ट, घटपरक, वार्यमहीर और वरुचि आदि रहा करते थे। ये इनके समय के नवरत्न थे। एक बार हम इसको नोट से और पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका शासनकाल कब से कब तक था? 380 से लेकर 412 तक इसका शासनकाल था। समुद्रगुप्त के पश्चात रामगुप्त नामक निर्बल शासक हुआ और रामगुप्त द्वारा अपनी रानी ध्रुव देवी को शक राजाओं को सौंप दिया था। चंद्रगुप्त ने उनको परास्त करके शक देवी को मुक्त कराया था और शासन रूढ़ हो गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विजय और वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य का और भी विस्तार किया था। इसने चांदी के सिक्के चलाए थे। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसको शकारी भी कहा जाता है। इसको देवगुप्त, देवराज, देवश्री भी कहा जाता है। विक्रमांक, विक्रमादित्य और ब्रह्म भागवत भी कहा जाता है। उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाया था। उस समय पाटलिपुत्र और उज्जैनी ही प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। और चीनी यात्री फाहियान 399 से 412 इसी के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अश्वमेघ यज्ञ किया। उसके काल में ब्राह्मण धर्म का चरम विकास हुआ। ये अश्वमेघ यज्ञ क्या करते थे? इससे पहले अश्वमेघ यज्ञ के बारे में हमने कहाँ पढ़ा? वैदिक सभ्यता में पढ़ा था। तो ये भी अश्वमेघ यज्ञ क्या करते थे? साथ ही साथ जो सातवाहन वगैरह थे वो भी ब्राह्मण थे, तो वो भी यज्ञ क्या करते थे? ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय भी अश्वमेघ यज्ञ करता है, ये उल्लेख मिलता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। कालिदास, धन्वंतरि, शणप, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटप्रणक, वार्यमहीर और वरुचि। उसके पश्चात 2 इम्पोर्टेंट राजा और बच गए। फिर हमारा पूरा क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा गुप्त वंश कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, चंद्रगुप्त के बाद है कुमारगुप्त, महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त के समय ना हुण जाति आक्रमण करती थी। हुणों के आक्रमण हुआ करते थे। तो जब हुणों का आक्रमण होता था तो कुमारगुप्त स्वयं न जाकर अपने पुत्र स्कंदगुप्त को वहां भेजता था उन पर विजय प्राप्त करने के लिए।
कुमारगुप्त का शासनकाल कुमारगुप्त महेंद्रादित्य इसको कहा जाता था। इसका शासन 415 से लेकर 454 ईस्वी तक था। इसके समय में और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नालंदा, ये बार-बार क्वेश्चन रिपीट होता है, एग्जाम्स में आता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, कुमारगुप्त के शासनकाल में हुई थी। और एक द्वितीय बौद्ध संगति हुआ करती थी, जब हमने बौद्ध संगतियां पढ़ी थी तो उसमें जो दूसरी बौद्ध संगति थी वो कुमारगुप्त के टाइम पीरियड में हुई थी। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी दो ही बातें हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी और द्वितीय बौद्ध संगति। इसने भी उपाधियां धारण की, जैसे शक्रादित्य की, महेंद्र की, अश्वमेध की, महेंद्रादित्य की। इसके बारे में यही इम्पोर्टेंट है बस, द्वितीय बौद्ध संगति और नालंदा विश्वविद्यालय, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। एक बार हम नोट से पढ़ते हैं। बिलशद अभिलेख के अनुसार, बिलशद अभिलेख यूपी का है क्योंकि इनका शासन भी यूपी के आसपास का था, तो बिलशद अभिलेख यूपी के अनुसार कुमारगुप्त के शासन की प्रथम तिथि 415 मानी जाती है। इसी अभिलेख में कुमारगुप्त तक के गुप्त शासन की वंशावली प्राप्त होती है। कुमारगुप्त ने क्या किया, जो इनके पूर्वज थे वो शासन को विस्तारित करते चले गए थे, उसका विस्तार करते चले गए थे, लेकिन कुमारगुप्त ने कहा कि हमारे शासन के बारे में बाद में भी तो पढ़ा जाना चाहिए, हमें औरों को भी तो जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने अभिलेख खुदवाने शुरू किए, अभिलेख बनवाने शुरू किए। बिलशद अभिलेख कुमारगुप्त के समय का है। तो इन्होंने एक अभिलेख खुदवाया, बिलशद अभिलेख, जिसमें इसके पूरे सभी राजाओं के श्रीगुप्त से लेकर कुमारगुप्त तक की संपूर्ण जानकारी मिलती है। इसने उत्कीर्ण करवाने पर ज्यादा बल दिया, मतलब स्क्रिप्शंस पर ज्यादा बल दिया, लेख लिखवाए। मंदसौर अभिलेख ये एमपी का है। इस ये भी बताता है, जो कुमारगुप्त के शासन की जानकारी देता है। वत्स भट्टी द्वारा रचित मंदसौर अभिलेख ने कुमारगुप्त के शासन की जानकारी दी। कुमारगुप्त ने सर्वाधिक अभिलेख लिखवाए और रजत के सिक्कों का प्रचलन किया। इसने म्यूर के सिक्के अंकित किए। इसने, जो समुद्रगुप्त था उसने गरुड़ के सिक्के अंकित किए, लेकिन जो कुमारगुप्त था उसने म्यूर के सिक्के, म्यूर के सिक्के अंकित किए। इसके बाद स्कंदगुप्त होगा, वो नंदी के सिक्के बनवाएगा। तो म्यूर आकृति के सिक्के अंकित किए, अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, इसलिए इसको ज्यादा अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, इसलिए इसको अश्वमेध उपाधि भी धारण प्रदान की गई थी। कुमारगुप्त के भीतरी अभिलेख, 3 अभिलेख आए हैं। बिलशद अभिलेख यूपी का है, मंदसौर अभिलेख एमपी का है, एक भीतरी अभिलेख है, ये इसके बारे में सुनिए। भीतरी अभिलेख भी यूपी का है। भीतरी अभिलेख के अनुसार कुमारगुप्त के शासन के अंतिम दिनों में पुष्यगुप्तों के आक्रमण हुए, जिसको किसने रोका? जिसको स्कंदगुप्त ने रोका था। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी और इसने श्री महेंद्रादित्य कुमारगुप्त महेंद्रादित्य नाम ही है इसका, अश्वमेध आदि उपाधियां धारण की थी। ह्वेन-त्सांग ने इसको शक्रादित्य कहा था। इसके पिता को शकारी और इसको शक्रादित्य कहा गया था। द्वितीय जैन संगति का आयोजन कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था और कुमारगुप्त के समय हुण जाति आक्रमण किया करती थी। एक बार पूरा फिर से सुनिए। देखिए, जो बिलशद अभिलेख है वो इनके बारे में जानकारी प्रदान करता है और बिलशद अभिलेख में पूरी वंशावली की जानकारी है। उसके बाद है कुमारगुप्त के सर्वाधिक अभिलेख मिलते हैं, मंदसौर अभिलेख, बिलशद अभिलेख, भीतरी अभिलेख। मयूर के चित्रांकित करवाता है ये। नालंदा यूनिवर्सिटी इसी के शासनकाल में और द्वितीय बौद्ध संगति इसी के शासनकाल में हुई। इसके पश्चात एक लास्ट है स्कंदगुप्त, इसके बारे में सुनिए। हुणों का आक्रमण होता था, एक सुदर्शन झील, उसका पुनरुद्धार करवाकर विष्णु मंदिर की स्थापना, ये मेन काम किया था इसने। इसी के समय भी सती प्रथा आरंभ हुई थी। सती प्रथा के उल्लेख मिलते हैं। बस यही है, एक बार मैं पढ़ती हूँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा।
स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों का आक्रमण होता था। इसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। इसने सुदर्शन झील स्कंदगुप्त एक योग्य सैन्य संचालन होने के साथ साथ कुशल प्रशासक भी था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुष्यगुप्त द्वारा बनाई गई सुदर्शन झील जो गिरनार पर्वत पर थी, उसका क्या करवाया था, पुनरुद्धार करवाया था। और इसका गवर्नर कौन था उस समय, चक्रपालित था। और एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। उसके पश्चात देखिए, इसने नंदी की मुद्राएं बनवाई थी। इसने किसकी मुद्राएं बनवाई थी, नंदी की मुद्राएं बनवाई थी। इससे पहले जो राजा हुआ था उसने कुमारगुप्त, उसने मयूर अंकित किया था अपनी मुद्राओं पर। इसके समय हुणा जाति आक्रमण करती थी। और भानुगुप्त का एक अभिलेख है, एरन अभिलेख 510, इसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख 510 में इसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। उसके पश्चात इसके बारे में लास्ट है, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात सर्वप्रथम जूनागढ़ स्वतंत्र हुआ। उसके बाद नवीन वंशों जैसे वल्लभी, मोखरी और थानेश्वर का उदय हुआ। यही था बस इसके बारे में। अब है गुप्त वंश के पतन के कारण। विदेशी आक्रमण हुए, जैसे हुणों के आक्रमण हुए, अयोग्य उत्तराधिकारी हुए, और उत्तराधिकारी और आंतरिक संघर्ष रहा, मतलब इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स ज्यादा थे। और जो वृद्धन वंश है, गौड़ वंश है, मोखरी वंश है, मैत्री वंश, वल्लभी है, ये ज्यादा मात्रा में विकसित हो गए थे बजाय कि इनके, इसलिए इनका पतन हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि क्षत्रियों की स्थिति कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक शासन कैसे चलता था, और धार्मिक शासन मतलब शैव मत, वैष्णव मत, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।